हेलो 11th स्टैंडर्ड, दिस इज राजेश सर वंस अगेन हियर। इस बार हम लोग पिछले लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, तो उसका रिकॉल मैं आपको बता दूं क्या किए थे हमने। तो हम लोगों ने कन्वेंशंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कन्वेंशंस। कन्वेंशंस में हम लोगों ने कुछ 4 आइटम्स देखे थे। कंसिस्टेंसी था, मटेरियलिटी था, उसके बाद फुल डिस्क्लोजर था और कंजर्वेटिज्म था। तो दैट वाज द कन्वेंशन, जिसको हम लोग ट्रेडिशन एंड परंपराएं बोलते हैं। इस वाले वीडियो में आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। दोस्तों, आपके बोर्ड पे हमने कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, तो रुकिए 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 एक सेकंड के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो ना कि मैंने कितने लिखे हुए, 1 2 3 4 5, मतलब इतने कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, लेकिन इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज के वीडियो के लिए मैंने सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में डिस्कस हो जाए। नहीं हो सकते, आई होप सो, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मैं होप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो शायद 3 भी हो सकते हैं। तो मैंने 5 फिलहाल लिख के रखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगा, उसके लिए और आगे एक्सटेंशन होगा, तो उसमें भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, राइट। चलो, अब हम लोग वापस से एक हल्का सा रिकॉल करते हुए, एक लाइन बोलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कॉन्सेप्ट हम क्यों सीख रहे हैं? कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं क्योंकि डबल एंट्री में, जब डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से जब हमको अकाउंटिंग करनी है, ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करना है, तो हर डीलिंग को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नियम बने हैं, यानी प्रिंसिपल्स बने हैं। तो उन प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करना, कि उनके क्या गाइडलाइंस है, इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट्स को हम गाइडलाइन भी बोल सकते हैं, कि हमको इन बातों का ख्याल रखना है रिकॉर्डिंग करते वक्त। इन बातों के अगेंस्ट आपने जाना नहीं है। अगर इन बातों के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो आप डबल एंट्री सिस्टम का मतलब सीधा सीधा गलत मीनिंग निकाल रहे हो। इस वजह से आपको ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ओके, तो एज अ स्टूडेंट हमको इतना नहीं सोचना पड़ता है जब हम आगे 11th 12 या फिर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन बेसिक्स को जानते हुए अगर आप सीए वगैरह बनो तो आपकी ये बहुत सारी बातें है ना, रिपोर्ट बनाते वक्त बहुत काम में आती है। मतलब कि जब आप सीए बनते हो, इसका मतलब छोटी बातें बड़ा बनने के बाद काम में आती है, ऐसा ना। तो फिर तो अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, अभी तो किताब में आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट, राइट। अगर इसको अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मनी और मनी मेजरमेंट, राइट। दोनों वर्ड को अगर अच्छे से समझ लो तो मनी में काउंट करना। तो दोस्तों क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और इवेंट होते हैं। जैसे कि अभी कुछ भी ले लो आप, ट्रांजेक्शन मैंने डेमो में भी ये सिखाया था आपको, कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो क्या होता है, डीलिंग होती है। मतलब कि मैंने क्या किया, गुड्स मान लो बेच दिया, और उसके बदले में मेरे को क्या मिले, पैसे मिले, यानी कि अमाउंट आया, कैश है, यानी गुड्स गई और क्या है मेरे पास, कैश। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट ट्रांजेक्शन हुआ है, ये गुड्स और पैसे का हुआ है। तो लेकिन कितने रुपए आए उसको रिकॉर्ड कर लो। इमेजिन करते कि मेरे पास एग्जांपल है, जैसे ये पेन ही पकड़ लेते हैं, राइट सर। अब मैं इसको अगर बेच रहा हूं, तो देखो बेच रहा हूं तो दिख क्या रहा है, पेन जा रहा है, लेकिन हमारे अकाउंट में पेन जा रहा है, ये रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्ड करना है कितने रुपए का जा रहा है, कितने रुपए में जा रहा है। भले ये 10 रुपए का मैंने लाया होगा, लेकिन इसको बेच रहे तो 50 में बेच रहे मान लेते हैं, तो 50 रुपए से डीलिंग हो रही है। मतलब डीलिंग कितने से हो रही है, 50 रुपए से हो रही है। तो इसका मतलब हम लोगों ने इस ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर कर लिया, और वो हम अभी रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, रिकॉर्ड, यानी कि अकाउंट में उसको 50 रुपए से रिकॉर्ड करेंगे, और उसमें दिखाएंगे कि सेल हो गया, कितने से, 50 रुपए से। यू गॉट इट। चलो, ये ठीक था मनी मेजरमेंट। चलो इसी ट्रांजेक्शन को मोल्ड करके थोड़ा बात करते हैं, तो मनी मेजरमेंट का एग्जैक्ट और मतलब समझ जाएगा। हम लोग चलते हैं बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि अभी ये मैं पेन किसी मेरे दोस्त को दे रहा हूं, मान के चलते हैं 20 रुपए का पेन है, मैंने उसको दे दिया, और उससे मैंने 50 रुपए की चीज ले ली। यानी मैं खरीदने जा रहा था उसके पास, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसको मेरा ये पेन पसंद आया, तो उसने मुझे बोला कि ये पेन दे दो। मैंने बोला ठीक है ले ले। उसके बदले में वो मुझे 50 रुपए की चीज दे रहा है, यानी वो मुझे कुछ सपोज अच्छी चीज दे रहा है, 50 रुपए की कोई बड़ी चीज दे रहा है। तो सर वो 50 रुपए की चीज आ रही है, 20 रुपए की चीज जा रही है, तो ट्रांजेक्शन कितने से हो रहा है, 20 या 50? तो आप बोलेंगे मुझे सर तो 20, क्योंकि आपके पास से तो 20 रुपए का पेन जा रहा है। नो, मैंने खरीदने गया था उसके पास, तो मैंने 50 रुपए की चीज खरीदा, उसको 20 रुपए का पेन दे दिया। इसका मतलब मैंने जो डीलिंग करी है वो 50 रुपए, सॉरी, वो जो मेरी डीलिंग है वो मेरी 20 रुपए की है। आई एम सॉरी टू से, 20 रुपए की डीलिंग हो रही है। कितने रुपए की डीलिंग हो रही है, 20। कैसे 20 रुपए की डीलिंग हो रही है, ये सिंपल, क्योंकि मैं तो 20 रुपए ही दिया ना उसको, मतलब वो 50 की चीज मुझे कितने में पड़ी, 20 में। तो दोस्तों यहां पर मैं 20 रुपए से ही रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है।
मैं थोड़ा बीच में हल्का सा अटक गया था, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं 50 और 20 का वापस से एक बार हल्का सा क्लियर कर देता हूँ, हल्की सी, कि मैं जब खरीदने गया तो मैंने उससे 50 रुपए की चीज ली, उसके बदले में उसको 20 में मैंने 20 का पेन दे दिया। तो मतलब ट्रांजेक्शन मेरे साइड से सोचो कितने में हुआ, 20 में। बोलेंगे सर आपको तो 50 की चीज मिली, नो, लेकिन मेरे जेब से कितने गए, 20 गए, मतलब ट्रांजेक्शन 20 से हो रहा है। तो इसी हिसाब से मनी मेजरमेंट के हिसाब से वो 20 रुपए की डीलिंग हो गई है। चलो मान के चलते एक दुकान में जा रहे हो और बहुत महंगा सोना है वहां रखा हुआ है, लेकिन वो आपको 25,000 में दे रहा है, 50,000 का सोना मान लेते हैं, तो 25 में दे रहा है, तो आप ट्रांजेक्शन 50 से रिकॉर्ड करोगे या 25 से? आपके लिए तो बाइंग 25 की है ना, तो आप 50 से रिकॉर्ड करोगे, दैट्स इट। इसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट, यस और नो। चलो एक और चीज समझाता हूं, मनी मेजरमेंट और क्लियर हो जाता है। इवेंट पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके दुकान से एक आदमी माल चोरी करके लेके गया, तो आपने देखा कि अरे यार मेरे दुकान से तो 500 रुपए का स्टॉक चोरी हो गया है, 500 रुपीज का। तो देखो आपने क्या बोला, आपने पहले बोला कि ये चीज गई है और 500 रुपए की थी, इसका मतलब होता है कि वो लॉस है, चीज तो गई है, वो आदमी मिलेगा नहीं मिलेगा सेकेंडरी बात, लेकिन जो 500 रुपए की चीज गई, यानी कि 500 यानी कि लॉस, आप अकाउंट में ये नहीं दिखाते कि आपके गोडाउन से कौन सी गुड्स चोरी गई है, आप अकाउंट में ये दिखाते हैं कि आपके गोडाउन से कितने रुपए का माल चोरी गया है, यस और नो। फिर से एक बार, कितनी गुड्स गई है वो हम अकाउंट में नहीं बताएंगे, कितने रुपए की गुड्स गई है वो अकाउंट में हम बताएंगे, बस इसी को बोलते हैं मनी मेजरमेंट। क्या होता है इसको? मनी मेजरमेंट। यू गॉट इट? अरे यस और नो? चलो ठीक है, हमारी बुक के अंदर में हमारे पास एक असेट है मान लेते हैं, दूसरा एक और एग्जांपल्स, हमारे पास एक ये असेट है मान लेते हैं, अब 1 साल हो गया इस असेट को, अब इस असेट की वैल्यू अगर मान लेते 50 रुपए होगी मान लेते, तो 1 साल के बाद इसकी वैल्यू 40 होगी, यानी मैंने इसको बुक में दिखाना है बैलेंस शीट में असेट के तौर पे, तो क्या मैंने इसको ऐसे दिखाना है एक पेन, मैंने ऐसे दिखाना है एक पेन, नो, मैंने क्या दिखाना है, मैंने दिखाना है 50 रुपए या फिर 40 रुपए, जिसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी तो 40 रुपए, यानी मैंने इसका वैल्यूएशन करना है, वो भी मनी के फॉर्म में करना है। कौन से फॉर्म में करना है? मनी। तो दोस्तों देखो, इसी को बोलते हैं मनी मेजरमेंट, यानी शॉर्ट एंड सिंपल, इतने सारे एग्जांपल देने के बाद कितने रुपए में रिकॉर्ड करना, आपको ज्यादा गहरा नहीं सोचना है, आपको बस ये सोचना है, आपको ये सीखना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसकी मनी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, और जितने रुपए से मनी वैल्यू कैलकुलेट हुई है उतने से उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट, यानी मनी में मेजर करना। किसको? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को। किसको? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को। यू गॉट इट सर? यस। तो दिस इज व्हाट वी से मनी मेजरमेंट। तो बस अभी अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी याद रहे कि कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो जाए, चाहे लॉस हो या फिर कोई बाइंग एंड सेलिंग हो या कोई बैड डेब्ट हो या कोई डिस्काउंट हो, कुछ भी हो जाए, अगर वो चीज हो रही है तो हमारे अकाउंटिंग का रोल क्या है कि वो ट्रांजैक्शन को मनी वैल्यू में कन्वर्ट करके कितने की चीज हुई है, कितने से हुई है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे, उतनी अमाउंट से हम एंट्री करेंगे, दैट इज वी से मनी मेजरमेंट। यस और नो? दैट इज वी से मनी मेजरमेंट। चलो इसका एक और जाते जाते मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट को एंड करते करते छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान के चलते हैं कि मेरा एक रिलेटिव है, उसकी प्लॉट है 10 लाख की, तो वो मेरा रिलेटिव और मुझे काफी प्यार करता है और काफी बहुत अच्छा मानता है। तो मैंने सोचा कि सर रिलेटिव, अगर मैंने रिलेटिव से बात की कि यार मेरे को एक जगह चाहिए थी, मैं जगह खरीदने की सोच रहा हूँ, रिलेटिव ने मुझे बोल दिया क्या बात कर रहा है यार, मेरे पास रखिए, ले ले तू, रख ले, फ्री में रख ले। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, फ्री में नहीं रखूंगा यार। तो नहीं बोले फ्री में तू रख ले यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी अपनी है, यू नो। नहीं, लेकिन मैंने किसको बोला यार नहीं मैं पैसे दूंगा लेकिन नहीं, फ्री में नहीं रखूंगा। तो हाँ, दोस्त ने मुझे क्या बोला, ठीक है ना, एक काम करते, तू पैसे दे दे, 50,000 दे दे और जगह रख ले, पैसे तो ले रहा हूँ ना तुझसे, ऐसा बोल रहा हूँ। तो मैंने 50,000 उसको दे दिया और उसने मेरे को 10 लाख का प्लॉट दे दिया। इसका मतलब दोस्तों, क्या अभी आप 10 लाख रुपए से कीमत रिकॉर्ड करोगे? वो प्लॉट भले 10 लाख का है, लेकिन आपकी बाइंग कितने की? 50 की है। आपने ट्रांजेक्शन कितने से किया? 50 से किया है। आपने पैसे कितने दिए? 50 से दिए। तो हम बुक में कितने लिखेंगे? 50। तो बोलेंगे सर गलती हो गई, 10 लाख का प्लॉट आप 50 में लिख रहे हो। आगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी आता है, तो मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। अगर कुछ लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को क्रिटिसाइज करना चाह रहे होंगे या सोच रहे होंगे, तो आप इसकी तरफ भी एक नजर रखना, मैं यहाँ पे भी आने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल मैं मनी मेजरमेंट सिखा रहा हूँ। मनी मेजरमेंट के एंगल से मेरे एग्जाम्पल को देखो कि हमने डीलिंग 50,000 से की है, तो एंट्री भी 50,000 से ही होगी। ये नो, मतलब एक प्लॉट से एंट्री नहीं होगी, 2 प्लॉट से एंट्री नहीं होगी, 50,000 रुपए से होगी। दिस इज व्हाट मनी मेजरमेंट वी से। ये गॉट इट?
चाहे लॉस हो चाहे ट्रांजेक्शन, मनी में मेजर करना है, मनी में मेजर करना है, मनी में मेजर करना है। यू गॉट इट? चलो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट को अगर आप देखो तो आपको एक बिजनेस दिख रहा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है, तो एक छोटा सा डायग्राम निकाल लेता हूं। इसके बारे में मैं आपको डेमो में सिखा चुका ऑलरेडी, ठीक है, अब तो प्रैक्टिस भी हो गई है। ओके, तो ये हो गया हमारा बिजनेसमैन और ये हो गया उसका हमारा बिजनेस, राइट। तो ये बिजनेस को अगर आप गौर से देखो तो ये उसका बिजनेस है जिसको हम लोग बोलेंगे बीएल लिमिटेड, यानी इसकी कंपनी का नाम है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ना बिजनेस का नाम है बीएल लिमिटेड और ये जो है ना इसका नाम है हमारा राम, ओके, मिस्टर राम। तो मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बीएल की कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी। और मैंने आपको इसको डेमो में समझाया था, आप लास्ट वीडियो में जाइए तो कहीं ना कहीं आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि मैंने आपको क्या सिखाया था। तो बीएल लिमिटेड का मतलब क्या हुआ, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है और ये हो जाता है नेचुरल पर्सन, क्रिएटेड बाय गॉड एंड क्रिएटेड बाय लॉ। इज दिस क्लियर? फिर से एक बार, क्रिएटेड बाय गॉड एंड क्रिएटेड बाय लॉ, ओके। तो लॉ ने इसको क्रिएट किया तो ये हो जाती है बिजनेस एंटिटी। यानी हम जो अकाउंटिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो करते हैं बिजनेस के लिए। यानी जो कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस की होती है, मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शंस और बिजनेस के इवेंट, बिजनेस के ट्रांजेक्शन और बिजनेस के इवेंट। क्या हम ओनर की ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे? नो। क्या हम ओनर के इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे? नो। मैं जब ओनर की बात कर रहा हूं तो मैं इसके घर की बात कर रहा हूं, यानी इसका जो घर होगा, राइट, वो घर में जो भी इसने एक्सपेंसेस करे होंगे, यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो इसके पर्सनल एक्सपेंसेस यानी ट्रांजेक्शन इन इवेंट वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होते। इज दिस क्लियर? घर के ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होते, दैट्स इट। तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होते हैं। बिजनेस में होने वाली बाइंग, बिजनेस में होने वाला लॉस, बिजनेस में होने वाला गेन, बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस, एवरीथिंग अबाउट बिजनेस में रिकॉर्डेड। दिस कॉन्सेप्ट सेज, इसलिए अगर आप घर के खर्चों को बिजनेस के खर्चों में दिखाते हो तो यू आर फॉलोइंग अ रॉन्ग अकाउंटिंग सिस्टम, यानी आपने अकाउंटिंग सही नहीं करी है, आपकी अकाउंटिंग गलत है। इज दिस क्लियर? फिर से एक बार बताऊं कि कॉन्सेप्ट ही आपको डिफाइन करते हैं, गाइडलाइन करते हैं कि इस तरीके से आपने रिकॉर्डिंग करनी है। तो अगर आप घर के खर्चों को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो जस्ट डू रिमेंबर योर बिजनेस इज इनटू अ रॉन्ग वे। यस और नो? योर अकाउंटिंग इज इन रॉन्ग वे। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे आता है। अब दोस्तों कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको पहले क्लियर कर देते हैं। कॉस्ट, आज थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, माफ करना, होने तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जितनी हमको समझने में दिक्कत जाएंगी, समझने में आसान है, इसलिए फास्ट। कॉस्ट मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझा लेते हैं। कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि खर्च। कॉस्ट मतलब कि एक्सपेंडिचर यानी क्या होता है, खर्च होता है। इसलिए कॉस्ट यानी एक्सपेंडिचर, कॉस्ट यानी खर्च। तो कॉस्ट यानी खर्चा होता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ असेट के वैल्यूएशंस पे अप्लाई होता है, असेट्स के वैल्यूएशन पे। जैसे मैं इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं। हमको मान के चलते हैं कि एक टेबल बनाना है, यानी कि फर्नीचर, ये हमारा टेबल है। इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या लगेगा, वुड लगेगा, मतलब कि लकड़ा लगेगा, दिस इज वुड, और कहीं प्लाई लगेगी, ये प्लाई, फेविकॉल का डब्बा लगेगा, हाथी निकाल लेते हैं यहाँ पे, बहुत प्यारा हाथी है, इसकी सूंड है, ओके। तो ये फेविकॉल का डब्बा लगेगा, कुछ लेबर लगेंगे, यू नो, बोलेंगे क्या है सर, लेबर है, ओके, आके भी दिखा दे तो लेबर है, तो कुछ लेबर लगेंगे हमको, राइट सर, तो ये सब लगेंगे। तो सर जब हम फर्नीचर के टेबल बनाना है, हमको हमारा मोटो ये है बनाना, तो इसको बनाने के लिए लेबर हमको अगर 1000 रुपए के लग रहे, प्लाई वुड हमको लग रही है 5000 की, और हमको फेविकॉल का लग गया खर्चा 1000 रुपए का, तब जाके ये टेबल बनेगा अभी, राइट सर। पूरे लकड़े को काटेंगे, लेबर को काटेंगे, फेविकॉल लगाएंगे, खीले वेले लगाएंगे, तो ये टेबल बन जाएगा, बराबर।
तो ये बन जाती है हमारी असेट। क्या बन गई हमारी है? असेट, प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को ओवरऑल बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। और याद रखना है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होना। कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होती है असेट्स के लिए, यानी कि असेट के कंस्ट्रक्शन, असेट के परचेसिंग, असेट्स के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, राइट। यानी कि अगर हम 3 मॉडल में इसको डिफाइन करें तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन 3 स्पॉट पे अप्लाई होता है। तो जैसे यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूं, तो टेबल बनाने के लिए मुझे क्या क्या लग रहा है बेटा? लेबर, फर्नीचर मतलब लकड़ा लग रहा है, वुड लग रहा है, और उसके बाद मुझे फेविकॉल लग रहा है। मतलब 1000 यहाँ लग गए, 5000 यहाँ लग गए, 1000 यहाँ लग गए। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो टोटल टेबल कॉस्ट कितनी होगी? 7000। कितनी होगी? 7000। इसको बोलते हैं हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बता दिया कि एक टेबल बनाना है तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यानी उस असेट को बनाने के लिए 2 रुपए लगे ना तो 2 रुपए से रिकॉर्ड करो, 5 रुपए लगे ना तो 5 रुपए से रिकॉर्ड करो। जितने रुपए आपको लगे हैं उस सबको कैपिटल कॉस्ट में कन्वर्ट कर दो। कैपिटल कॉस्ट हियर मींस वन टाइम कॉस्ट। आपने एक बार उसको बना लिया तो ये परमानेंट होगी आपकी एसेट। तो जो जो वन टाइम एक्सपेंसेस यानी वन टाइम कॉस्ट होती है, वन टाइम अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग होती है, उसको हम कॉस्ट वैल्यू में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। रेगुलर बेसिस पे होने वाले खर्चों को कॉस्ट वैल्यू में ऐड नहीं करते। फिर से एक बार मैं बोलूं, रेगुलर होने वाले खर्चे यानी बार बार अब ये टेबल हमने बना लिया। अब टेबल में मानते ही चलते हैं कि मैंने अगर कोई चीज इक्विपमेंट या मशीन या कोई भी चीज ऐसी लगा ली है जिसके ऊपर मैं खर्चा, मेंटेनेंस खर्चा, टेबल का मेंटेनेंस का खर्चा ले लेते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस मतलब उसके खिले विले हर 2-4 महीने के बाद बदलने हैं, उसको पॉलिश करते रहना है हर साल, यू नो। तो ये जो एक्सपेंस है बार होने वाला, इसको कॉस्ट में काउंट नहीं करने का, इसको असेट की वैल्यू में काउंट नहीं करने का, इसको एक्सपेंस में काउंट करने का। क्या में काउंट करने का? एक्सपेंस। तो फिर कॉस्ट में क्या काउंट होगा? तो कॉस्ट माने एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस होता है, लेकिन वो वन टाइम नेचर का होता है। दिस इज व्हाट वी इंक्लूड इन द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यू गॉट इट? ऐसा ही अगर मैं कोई मान के चलते हैं कि मशीन खरीद रहा हूं, 5 लाख की मशीन है, अमेरिका से मंगाई है, लाने के लिए खर्चा लग गया 1 लाख रुपए। 5 लाख की थी, अमेरिका से मंगाया, लाने के लिए 1 लाख, गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी लगा दी 1 लाख, उसके बाद मैंने फैक्ट्री में लाके इंस्टॉल कर दिया, 1 लाख रुपए वहां लग गए। मतलब 5 लाख रुपए की खरीदी थी, लाते लाते 3 लाख तक वो गोडाउन में आ गई, मतलब फैक्ट्री में आ गई, मतलब कि 8 लाख रुपए की कॉस्ट हो गई। कितने लाख रुपए की? 8 लाख। यानी खरीदते वक्त आपको क्या देखना है? तो खरीदने से लेके तो उसको बिजनेस में सेटअप करने तक जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, उसको असेट की वैल्यू में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल बोलता है क्या है? कॉस्ट वैल्यूज। क्या बोलता है? कॉस्ट वैल्यू। जितनी भी कॉस्ट आपने स्पेंड करी है उसको क्लब कर दो और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। दिस इज व्हाट वी से द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर एसेट। यू गॉट इट? यस और नो? ओके। उसके बाद आते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट के ऊपर, राइट सर? एक्रूवल कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं उसके बाद। अब दोस्तों एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। आप अगर मेरे पुराने वीडियोस में जाओगे, 1-2 वीडियोस पुराने बैक जाओगे, तो आपको सारी चीजें मैंने वहां पे हिंट के तौर पे हल्की हल्की समझाए थे। अब उसी को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज डिस्कस कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और इसमें थोड़ा डिटेल। 2 सिस्टम होते हैं। अगर अकाउंटिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो 2 सिस्टम होते हैं, एक सिंगल एंट्री और एक होता है डबल एंट्री। सिंगल एंट्री चलता है कैश सिस्टम के बेसिस पे और डबल एंट्री चलता है मर्केंटाइल सिस्टम पे। बस मेरे को ये वाले पॉइंट पे आना था, इसलिए मैंने आपको ये वापस से रीड्राफ्ट करके बताया। मर्केंटाइल का मतलब होता है एक्रूवल सिस्टम, यानी कैश एंड एक्रूवल दोनों। एक्रूवल सिस्टम यानी क्या? तो यहां पर ये सिस्टम बोलता है, डबल एंट्री सिस्टम, कि अगर कोई चीज उधारी में भी हो रही है तो उसको रिकॉर्ड करो। जरूरी नहीं होता है कि वो चीज का पैसा ही आपको आज ही मिल जाए। एग्जाम्पल, मेरे दुकान से 1000 रुपए की चीज बेची और मेरा कस्टमर बोल रहा है कि मैं वो 1000 रुपए आपको 1 महीने बाद दूंगा। तो लेकिन ट्रांजेक्शन तो आज हुआ ना, मैंने तो गुड्स उसको आज दे दिया, वो 1000 रुपए 1 महीने बाद देने वाला है। तो आज मैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट बोलता है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट है, रिकॉर्ड कर लो, लिख कर रख दो कि वो ट्रांजेक्शन हुआ है, वो मिलेगा, वो लिख के रख दो। इज दिस क्लियर? चलो अब दूसरी बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने पैसे कमाने की बात कर ली। रेंट, अगर मेरा रेंट ड्यू हो गया और वो रेंट मैंने आज नहीं दिया, मैंने लैंडलॉर्ड को बोला कि सर जी मैं रेंट आपको 1 महीने बाद दूंगा, लेकिन ड्यू आज के पीरियड में हुआ, इस फाइनेंशियल ईयर में,
तो उसके ड्यू की एंट्री तो हमको आज ही रिकॉर्ड करनी है। यस और नो? मैंने बोला उसके ड्यू की एंट्री तो हमको आज ही रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि एक्रूवल सिस्टम बोलता है कि जब वो क्रिएट हुआ, जब वो ऑकर हुआ, जब वो इंकर्ड हुआ, जब वो स्पेंड हुआ, उसी दिन उसको रिकॉर्ड कर लो। कैश में दिया या नहीं दिया वो सेकेंडरी बात है, लेकिन वो आज क्रिएट हुआ, आज ड्यू हो गया, आज आपके ऊपर चार्ज हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंसेस, और उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्रूवल कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर में आ जाता है, भरते तो आप बाद में हो ना, यस और नो? तो उसका मतलब जैसे वो बिल आ गया पर्चा, तो ये ड्यू हो गया। अगर ये 31 मार्च यानी कि फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट 31 मार्च तक जितना आपके ऊपर में इलेक्ट्रिक बिल ड्यू हुआ है, रेंट ड्यू हुआ है, सैलरी ड्यू हुई है, ड्यू 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 मींस व्हाट? यू डोंट हैव पेड इट, इट इज जस्ट चार्ज्ड। उसका टाइम पीरियड ड्यू हो गया है, चार्ज हो गया है, आपने अभी तक नहीं दिया, तो ड्यू हो गया तो उसी दिन उसको रिकॉर्ड कर लेना है। दिस इज व्हाट वी से एक्रूवल कॉन्सेप्ट। दिस इज क्लियर? ये इनकम पे भी अप्लाई होगा और ये एक्सपेंस पे भी अप्लाई होगा। दिस इज व्हाट वी से द एक्रूवल कॉन्सेप्ट हियर। सो फ्रेंड, ये था मेरे वीडियो में। आज मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं, तो आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहिए। उसमें भी हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और बहुत ही जल्द हम क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू हियर फ्रॉम द राजेश सर।